भी धुल गए और कपड़े भी। अब जल्दी से सुखा देती हूँ, फिर खाने की तैयारी भी करनी है। अरे मैंने कहा था ना कि मैं आकर कपड़े धुलवा दूंगी, तो तुमने सारे कपड़े अकेले क्यों धोए? बर्तन भी तुमने धो दिए। तो क्या हुआ, तुम भी तो बाहर सामान लेने के लिए गई थी। सामान से याद आया, सुनने में आया है कि अभी 2 दिन पानी और नहीं आएगा। वो तो अच्छा हुआ कि हमारा घर बिल्कुल नदी के पास ही है, तो नदी के पानी से हमारे लगभग सारे काम हो जाते हैं। जो पहाड़ों से झरना बहता है उसका ताज़ा पानी आता है। हमारी नदी में घर के काम काज के साथ साथ इसके पानी से हम लोग आराम से खेती भी कर लेते हैं। ये तो है। अब चलकर खाने की तैयारी करते हैं। दोनों देवरानी जेठानी साक्षी और प्रीति अपने ससुराल वालों के साथ नदी किनारे बसे एक छोटे से घर में रहती थी। पूरा परिवार अक्सर अपने लगभग सारे काम इस नदी के पानी से ही करता था। बारिश का मौसम शुरू होने को आ गया है और आप सिर्फ 2 बार आम लेकर आए हैं। अरे इस बार बाजार में आम अच्छे कहाँ ही आए हैं, लेकिन मैंने सुना है कि हमारा जो रेलवे स्टेशन है ना, वहाँ कुछ अच्छे आम वाले हैं। शाम को मैं रेलवे स्टेशन की तरफ जाऊंगा तो वहाँ से आम ले आऊंगा। शाम होने पर मिथिलेश अपना थैला लिए रेलवे स्टेशन के पास आम लेने के लिए जाता है कि तभी रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन आकर रुकती है जो खराब हो चुकी थी। उस ट्रेन में लगभग 100 लोगों से भरे बाराती थे। वो सभी स्टेशन पर खड़े होकर दूसरी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। 1 घंटे से ऊपर हो गया हमें स्टेशन पर खड़े हुए। अरे नई दुल्हन है, बच्चे हैं, इतने सारे रिश्तेदार हैं, दूसरी ट्रेन कब आएगी पता किया आपने? टीसी कह रहा है दूसरी ट्रेन आने में कम से कम 3 से 4 दिन का समय है। परेशान होकर मनोज जैसे ही रेलवे स्टेशन के बाहर आता है तो उसकी नजर आम ले रहे मिथिलेश पर पड़ती है। दरअसल मिथिलेश और मनोज बचपन के दोस्त होते हैं। एक दूसरे से इतने सालों के बाद मिलकर दोनों काफी खुश थे। जब से तू शहर गया गांव आना ही भूल गया। वैसे तो यहाँ पर क्या कर रहा है? यहीं पास के ही गांव में मेरे बेटे की शादी हुई थी। बहू, बेटे और बारातियों के लिए ट्रेन से वापस शहर जा रहा था, लेकिन ट्रेन बीच रास्ते में खराब हो गई और अब दूसरी ट्रेन आने में 3 से 4 दिन का समय लगेगा। वही सोच रहा हूँ कि कहाँ जाऊँ। अरे तू फिक्र मत कर, जब तक ट्रेन नहीं आ जाती तो आराम से हमारे घर पर रहना। मिथिलेश, हम 10-15 लोग नहीं हैं, कम से कम सबको मिलकर 100 लोग होंगे। अरे माना मैं तेरे जितना अमीर नहीं हूँ, लेकिन घर तो मेरा बड़ा है ना। कुछ अंदर तो कुछ बाहर सो जाएंगे, तो फिक्र मत कर और सबको लेकर मेरे साथ चल। मिथिलेश के कहने पर मनोज अपने बारातियों को लेकर घर आता है, जहाँ सभी मिथिलेश के परिवार से मिलते हैं। अरे 15-20 लोग तक तो ठीक थे, लेकिन पिताजी तो 100 लोगों को ले आए। अब इन 100 मेहमानों को कैसे संभालेंगे? इनका खाना पीना रहना सब कुछ हमें ही करना होगा। फिक्र मत करो, हम दोनों देवरानी जेठानी सब संभाल लेंगी। सब्जियां तो खेत से आ जाती है और आटा चावल भी सरकार की तरफ से मिल जाता है, तो ज्यादा खर्चा नहीं होगा हमारा। और कौन सा ये लोग हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आए हैं, 3-4 दिन की तो बात है। शाम का समय था, सभी नदी किनारे बैठकर हवा खा रहे होते हैं, तो वहीं प्रीति और साक्षी अंदर चूल्हे पर गधे मजदूर की तरह 100 लोगों के हिसाब से खाना बना रही होती है। 100 लोगों की रोटियां बेलते बेलते मुझे तो अपनी नानी याद आ गई। मेरे मुन्ने का दूध खत्म हो गया है, थोड़ा गर्म कर दीजिए उसके लिए। मैं अभी कर देती हूँ। आप लोग तो काफी कुछ बना रही हैं खाने में, लेकिन वो क्या है ना, रात के खाने में हम थोड़ा हल्का ही खाते हैं, तो आप हमारे लिए नमकीन खिचड़ी और साथ में रायता बना दीजिएगा। मुझे तो लगा कि ये हमारी मदद करने आई है, लेकिन ये तो हमारा एक और काम बढ़ाकर चली गई। देवरानी जेठानी जैसे तैसे मिलकर सारा खाना बनाती हैं और अब पूरा परिवार नदी किनारे बैठकर ही खाना खाता है। जहाँ कुछ उस नदी किनारे सोते हैं तो कुछ घर के अंदर। सुबह फिर से 100 लोगों के लिए नाश्ता बनाकर दोनों देवरानी जेठानी घर के कामों में लग जाती हैं। तो वहीं वो सारे 100 मेहमान नदी में उतरकर नहाने लगते हैं, जिसे देख हे भगवान, ये हमारी नदी है या इन लोगों का कोई प्राइवेट स्विमिंग पूल? कैसे सब गाय बैलों की तरह नदी में घुस गए नहाने के लिए। ऐसा लग रहा है कि आज से पहले कभी नहाए नहीं। अब हम कपड़े कैसे धोएं? सारे नदी के पानी पर तो ये लोग राज कर रहे हैं। दोनों देवरानी जेठानी कपड़े और बर्तन को लेकर परेशान हो रही होती है कि तभी भाभी, इस मजेदार मौसम में अगर नदी में नहाते हुए गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े खाने को मिल जाते तो मजा ही कुछ और था। मुझे तो मिर्ची और आलू के पकौड़े काफी ज्यादा पसंद है, तो मेरे लिए तो आप वही बना दीजिएगा। साथ में हरी चटनी बनाना मत भूलना। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर अब सभी की फरमाइश पर उनके लिए गर्मा गर्म पकौड़े, चटनी और चाय बनाती हैं। बेचारी का पूरा दिन ही सबके खाने में ही निकल जाता है। तो वहीं सारे 100 मेहमान पूरा दिन बस नदी के पानी में एंजॉय करते हैं।
कितने सारे कपड़े जमा हो गए ना साक्षी, मेरा तो अब इन्हें धोने का भी मन नहीं कर रहा, लेकिन धोएंगे नहीं तो शाम तक और जमा हो जाएंगे। इन लोगों ने तो हमें कोई धोबी समझ रखा है, जो आ रहा है बस कपड़े देकर जा रहा है। प्रीति साक्षी नदी किनारे बैठकर कपड़ों के ढेर को धो रहे होते हैं कि तभी अरे अगर कपड़े धो रही हो तो हमारी जरा कुछ साड़ियाँ भी धो दो। अब मेरा ये सूट भी, वो क्या है, थोड़ा हल्के हाथों से धोना थोड़ा महंगा है ना, खराब हो जाएगा। मन तो कर रहा है इसके मुंह को ही ब्रश बनाकर कपड़े पर रगड़ दूं। इन लोगों ने तो सच में हमें धोबी समझ लिया है। 3 से 4 घंटे लगातार कपड़े धोने के बाद साक्षी नहाने के लिए चली जाती तो वहीं प्रीति जैसे ही कमरे में आती तो पूरे फर्श पर पानी गिरा होता, जिस पर पैर रखते ही प्रीति नीचे गिर जाती, जिसे देख कुछ मेहमान और कुछ बच्चे अरे वाह, अरे वो आंटी गिर गई, आंटी गिर गई, कितने मस्त तरीके से गिरी आंटी, दोबारा गिरना। मेहमानों के बच्चे ना होते ना तो इन्हें फुटबॉल बनाकर इतनी तेज की लात मारती कि फिर कभी दोबारा नजर नहीं आते। जब से नदी किनारे बसे इन देवरानी जेठानी के घर पर ये 100 मेहमान आए थे, तब से दोनों देवरानी जेठानी का जीना हराम हो गया था। आधे से ज्यादा दिन उन दोनों का कभी उनके लिए खाना बनाना, कभी घर की सफाई करना, तो कभी हर 2 मिनट में उनके कपड़ों को धोने में ही निकल जाता था। एक कुत्ता भी जब बैठता है तो पूंछ से साफ करके बैठता है, लेकिन ये मेहमान तो कुत्ते से भी गए गुजरे हैं। एक तो नदी किनारे बैठकर खाते, ऊपर से सारा कूड़ा भी फैला देते हैं। इन मेहमानों ने तो नाक में दम करके रख दिया। सिर्फ 10 मिनट हुए थे मुझे पोछा लगाए हुए, लेकिन सारा फर्श इन लोगों ने गीला कर दिया। न जाने कब ये 3-4 दिन पूरे होंगे और ये लोग जाएंगे। 2 दिन में ही इन्होंने हमारी हालत धोबी के कुत्ते की तरह बना दी, न घर का न घाट का। कुछ मेहमान तो अब खाने पीने के बाद नदी में ही कूड़ा फेंकने लग गए थे, जिसे देख प्रीति और साक्षी, हमने कूड़ा डालने के लिए यहीं पास में बाल्टी रख दी है, आप लोग फिर नदी में कूड़ा क्यों कर रहे हैं? नदी को साफ करने में काफी समय लग जाता है। अरे तो क्या हुआ, नदी ही तो है, और कौन सा घर के अंदर कूड़ा कर रहे हैं, अपने आप साफ हो जाएगा। मेरा तो इस मौसम में गर्मा गर्म चाय पीने का मन कर गया। मेरे लिए अदरक वाली चाय बनाना, और हाँ, साथ में बिस्किट वगैरह भी लेकर आना। 2 से 3 दिन में ही दोनों देवरानी जेठानी की हालत काफी खराब हो गई थी। कभी किसी मेहमान के पीछे घर में भागती तो कभी नदी किनारे ऐसे ही शाम हो जाती। शाम होते ही आसमान में काले काले बादल छा जाते और देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती। और अभी भी सारे मेहमान नदी में नहा रहे होते हैं, जिसे देख मौसम काफी खराब हो रहा है, बारिश होने वाली है, आप लोग अंदर आ जाइए। अरे ऐसे मौसम में ही तो नदी के अंदर नहाने में मजा आता है। हम तो कह रहे हैं कि आप लोग भी आ जाइए। खराब मौसम को देख प्रीति और साक्षी तो घर के अंदर आ जाती है, लेकिन सारे मेहमान अभी भी नदी में नहा रहे होते हैं। धीरे धीरे बारिश काफी तेज होने लगती है, जिससे झरने का पानी काफी तेजी से नदी में आता है और नदी में बाढ़ जैसा माहौल बन जाता है। हे भगवान, कहीं बाढ़ ना आ जाए। पानी का लेवल तो बढ़ता ही जा रहा है। चलो सब जल्दी से बाहर निकलो। सभी मेहमान घबरा कर जल्दी से घर के अंदर भागते और देखते हैं कि थोड़ी देर में नदी का पानी अब घर के अंदर भी आने लगा है। ये क्या, नदी का पानी तो घर के अंदर भी आ रहा है? हाँ, तो अक्सर बारिश के मौसम में ये परेशानी तो होती रहती है। अभी तो बस शुरुआत है, क्या पता पानी हमारे घुटनों तक बढ़ जाए। सुनिए जी, माना मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे बाढ़ में डूब कर नहीं मरना। आप जल्द से जल्द ट्रेन की टिकट करवाइए। मनोज जल्दी से सभी मेहमानों की टिकट निकलवाता है और अगले दिन सभी मेहमान शहर के लिए रफू चक्कर हो जाते हैं। आखिर इन 100 मेहमानों से छुटकारा तो मिला। पहले तो मौसम को देखकर मैं भी घबरा गई थी, लेकिन अच्छा हुआ मौसम खराब हुआ। अब हमें तो ऐसे मौसम की आदत है, लेकिन ये लोग देखो कैसे डर के भाग गए। नदी के पास रहने के जहाँ कुछ फायदे हैं तो वहीं कुछ अपने नुकसान भी है। चलो, आखिरकार इनसे छुटकारा मिला। ठीक है भाभी, मैं झुलाती हूँ आपको। मोहिनी पीछे से लक्ष्मी को धक्का लगाने लगी। पास ही में कैमरामैन था जो मोहिनी की झूलते हुए वीडियो बना रहा था, और वहीं पर शालिनी भी खड़ी थी, जो ये नजारा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। हाय, नजर ना लगे। शालिनी लक्ष्मी को देखकर फूले नहीं समा रही थी। लक्ष्मी का पल्लू झूलने से हवा में लहरा रहा था, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। लक्ष्मी तो झूले पर बैठकर खुश थी, लेकिन वहां नताशा और गौरी भी ये सब देखकर गार्डन में आ गईं। और काश कि हम माँ जी की बात मान लेते तो आज लक्ष्मी की जगह यही मोमेंट हमारी नसीब में होता। सही कहा। नताशा और गौरी ये सब देखकर उदास थीं, लेकिन आखिर वो उदास क्यों थी? क्या वो भी इसी पुश्तैनी हवेली की बहुएं थीं? अगर ऐसा था तो उनके साथ उन्हें कोई मोल क्यों नहीं दे रही थी? क्या वो दोनों बुरी थी या फिर शालिनी में कोई कमी थी? और ये सब हो क्या रहा था? चलिए इन सभी सवालों के जवाब जानने को कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं।
ये क्या बहू, मैंने तुम्हारे लिए घर में सावन की पूजा रखी और तुम दोनों ऐसे ही घर में घूम रही हो। जाओ जाकर, कितने सारे मेहमान आने वाले हैं तो उनके लिए प्रसाद बनाओ और तैयार भी हो जाओ। माँ जी, आपसे किसने बोला था कि आप सावन की पूजा रखो? ऐसा तो बस पुराने जमाने में होता था, आजकल कौन सावन वावन की पूजा करता है। ये मत भूलो कि तुम लोग भी पुराने पुश्तैनी ससुराल की बहुएं हो। अगर ये सब पुराने जमाने में भी होता था तो क्या हम लोग पुरानी परंपराओं को निभाते नहीं है? हाँ तो माँ जी, आप निभाती रहिए, हम तो पुश्तैनी प्रसाद वसाद बिल्कुल भी नहीं बनवाने वाले हैं। अब जब इतनी बड़ी पूजा आपने रखी है तो प्रसाद का भी बंदोबस्त कीजिए। तुम दोनों से तो मैं अति आ गई हूँ। ठीक है, मत बनाओ प्रसाद, मैं जलेबी और लड्डू बाहर से मंगवा लूंगी, लेकिन तुम दोनों कम से कम तैयार तो हो जाओ। माँ जी, आप भी ना, आपको भी ना चैन नहीं है। आज मेरा मन था कि आज बस मैं अपने घर में आराम करूंगी, लेकिन आपने मेरे सारे प्लान्स को चौपट कर दिया। ठीक है, जा रहे हैं हम तैयार होने। नताशा ऐसे बोलकर तैयार होने को अपने कमरे में चली गई। हे भगवान, ये दोनों तो जरा जरा से काम में ही मेरे दिमाग की तही कर देती हैं। शालिनी, अमीर परिवार की शहरी लड़कियां लाकर तूने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। कहाँ मेरा ये पुश्तैनी घराना और कहाँ इन दोनों की आवारा सोच। इन दोनों को काबू में रखना पड़ेगा, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चलो अच्छा है, कपड़े चेंज करने को चली गई, अब मैं पूजा की बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। शालिनी ऐसे बोलकर अपने घर में सजावट वगैरह करने लगी। ये कहानी है पुश्तैनी घराने में रहने वाली शालिनी और उसकी बहुओं की। शालिनी एक अमीर पुश्तैनी परिवार में रहती थी। उसकी 2 बहुएं थीं, दोनों ही अमीर और शहरी परिवारों से थीं, जिसकी वजह से वो अपने पुश्तैनी घराने को ज्यादा मान सम्मान नहीं देती थी। न वो पुश्तैनी लिबास को अपनाती थी और न ही वहां के तौर तरीकों को। नताशा और गौरी की यही बात शालिनी को चिंता में डाले हुए थी। अब सावन का महीना लग चुका था। दोनों बहुओं का अपने ससुराल में ये पहला सावन था, जिसके लिए आज शालिनी अपने घर की पूजा करवा रही थी। कुछ ही देर में पूजा की सारी तैयारियां हो गईं और मेहमान भी आ गए। माँ, दोनों भाभी कहाँ है? सभी मेहमान पूछ रहे हैं। मोहिनी बेटा, दोनों तैयार होने को गई थी। जा, अब तक तो वो तैयार हो गई होंगी तो उन्हें कमरे से बुला कर ले आओ। जी। मोहिनी अपनी दोनों भाभियों को बुलाने को गई। नताशा और गौरी एक ही कमरे में थी। मोहिनी उन दोनों को देखकर चौंक गई। नताशा भाभी, गौरी भाभी, आपको माँ नीचे। भाभी, आप दोनों पूजा के लिए तैयार नहीं हुई? हो तो गए मोहिनी, और किस तरह से हो? आप पूजा के लिए तैयार हो भाभी? झूठ मत बोलो, ऐसे कपड़े पूजा के लिए कौन पहनता है? हम पहनते हैं और कुछ। अगर हमें बुलाना है तो हम ऐसे ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। चलो गौरी भाभी, नीचे सभी इंतजार कर रहे हैं। मोहिनी अपनी भाभियों को नहीं रोक पाई और नताशा और गौरी नीचे मेहमानों के बीच में चली गई, जहां पुश्तैनी परिवार की बहुओं ने कभी छोटे कपड़े न पहनकर अपने रिवाज और इज्जत को बरकरार रखा था, वहीं नताशा और गौरी ने इस इज्जत को 1 मिनट में मिट्टी में मिला डाला। वो दोनों नीचे पूजा में मॉडर्न ड्रेसेस पहनकर पहुंची, जिसमें नताशा की ड्रेस कट स्लीव और टांग पर बड़े से चाक वाली थी और गौरी शॉर्ट ड्रेस में थी। उन दोनों को पूजा के घर में ऐसे होलिये में देख सभी लोग बातें बनाने लगे। अरे देखो तो सही, शालिनी जी की बहुएं कैसे अधरंगे कपड़ों में पूजा में आई हैं। इनको बिल्कुल तमीज नहीं है क्या? कहने को पुश्तैनी परिवार, और रंग तो देखो बहुओं के, कैसे सरेआम अपने परिवार का भांडा फोड़ रही है। सभी ऐसे ही बातें बना रहे थे कि सभी की बातें सुनकर शालिनी को बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। मोहिनी, यहाँ जब तूने देख लिया था कि ये क्या पहन कर आ रही है तो तू इन्हें ऊपर ही क्यों नहीं रोक पाई? ऐसे अपने परिवार की इज्जत पर थूक करवाना अच्छा लग रहा है तुझे? माँ जी, मैंने तो इन दोनों से ऊपर जाते ही बोला था कि इन कपड़ों को बदल दे, लेकिन इनकी ये बात समझ ही नहीं आई, तो अब मैं क्या करती? ये दोनों नीचे भागी चली आई, मेरी बात को ढंग से सुना तक नहीं। हे भगवान, मैं तो परेशान आ गई हूँ इन दोनों से। मोहिनी, मैंने तो शहर की अमीर लड़कियां लाकर कान पकड़ लिए हैं। अब मैं अपने राम के लिए तो शहर से पत्नी लाने वाली नहीं हूँ। वैसे भगवान मेरी प्रार्थना सुन लेना, मेरी आखिरी बहू मुझे शर्मिंदगी कराने वाली नहीं बल्कि मान महसूस करवाने वाली देना। शालिनी बेचारी ने अपनी तीसरी बहू के आने के ऊपर सब्र कर लिया। पूरी पूजा में नताशा और गौरी लोगों की बातें सुनती रही, लेकिन उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ा। वो उन्हीं कपड़ों में घूमती रही। ऐसे ही सारी पूजा हो गई और लोग प्रसाद लेकर पुश्तैनी परिवार और नताशा और गौरी को ताने मारते हुए चले गए। ऐसे ही सिलसिला जारी था। दोनों बहुएं जरा भी शालिनी की बात नहीं मानती थी, लेकिन अब शालिनी ने अपने सबसे छोटे बेटे राम की भी शादी करवा दी थी और आज शालिनी की बहू लक्ष्मी की पहली रसोई की रस्म होने वाली थी। बहुत ज्यादा डर डर कर मैं एक बहू अपनी गरीब परिवार से लाई हूँ। पता नहीं कैसी होगी आज उसकी पहली रसोई है। नताशा और गौरी तो अपनी पहली रसोई में ही छोटी छोटी ड्रेस पहनकर आई थी।
उससे ही मुझे पता चल गया था कि मैं किन्हें ले आई हूँ अपने घर। बस भगवान मेरी ये बहू अच्छी निकले। नमस्ते माँ जी। लक्ष्मी की बात को सुनकर शालिनी ने पीछे मुड़कर देखा और लक्ष्मी के कपड़े वगैरह देखकर शालिनी हैरान रह गई। बहू, ये भगवान किसी की बुरी नजर ना लगे, मेरी प्यारी बहू को बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। हाय, ये तो वही साड़ी है जो मैंने तुझे शादी में दी थी। हाँ माँ जी, ये वही है और मैं सारा आपका ही दिया हुआ सामान पहनकर तैयार हुई हूँ। वो क्या है ना, मुझे लगा कि पुश्तैनी ससुराल है और मेहमान भी आएंगे तो मुझे पुश्तैनी तरीके से ही तैयार होना चाहिए। भाई वाह, मेरी बहू रानी ने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अब बहू जाकर रसोई में भी अपना जादू चला दे। मैंने कुछ मेहमान को बुलाया भी है, तो पहली रसोई में ही खाना ऐसा बनाना कि सभी तारीफ करते करते ना थके। समझ आया? जी माँ जी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपका मान रख लूं। लक्ष्मी ऐसे बोलकर रसोई में आ गई। भले ही लक्ष्मी का ससुराल अमीर था, लेकिन रसोई को देखकर वो हैरान हो गई। मेरा पुश्तैनी ससुराल तो मेरी सोच से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ कितने बड़े बड़े मिट्टी के तले वाले बर्तन हैं, चूल्हा भी मिट्टी का है और यहाँ तो ना कोई मिक्सी है मशीन, ना ही कोई और मशीन। हर चीज पुरानी है यहाँ पर बस। हाँ बहू, ऐसे ही हमारे घराने को पुश्तैनी नहीं बुलाते। हमारी सारी परंपराएं आज भी जिंदा है। वैसे मैं तुझे बताने आई थी कि तुझे खाना भी पुश्तैनी ही बनाना है, तो तू आज अपनी पहली रसोई में खीर बनाना। कोई एक्स्ट्रा फ्लेवर नहीं, कोई ड्राई मिल्क वगैरह यूज मत करना। सिर्फ सादा चावल और दूध से, जो पुराने जमाने में मेवे डालकर खीर बनती थी ना, वैसे ही बनाना। और खाने में सभी के लिए पूरी के साथ शाही पनीर। समझ आया? जी माँ जी, मैं समझ गई। और हाँ, ये सब ऐसे ही नहीं बनाना। हर एक चीज, हर एक मसाला हाथ से कूट कर डालना और ऐसा पुश्तैनी स्वाद इसमें आना चाहिए कि बस मेरा दिल खुश हो जाए। शालिनी की बात को सुनकर लक्ष्मी खाना बनाने को लग गई। उसने सबसे पहले अपनी पुश्तैनी रसोई में हाथ से मसाले पीसे। इसके बाद उसने खड़े मसालों को दरदरा सा उखली में निकाला और अंत में चूल्हे की आंच पर उसने सब कुछ बनाया। घर में मेहमान भी आ गए थे, तो ऐसे में लक्ष्मी ने सभी को गर्मा गर्म खाना पेश किया। वाह शालिनी जी, आज आया ना आपके घर में खाने में वो पुराना वाला स्वाद। सच में खाकर मजा ही आ गया। और ये बहू तो देखने से भी लग रही है कि आपके ही घर की है, नहीं तो बड़ी वाली दोनों तो लगती ही नहीं कि इनका नाम इतने बड़े पुश्तैनी ससुराल से जुड़ा होगा। सभी मेहमान ऐसे ही नताशा और गौरी से लक्ष्मी को कंपेयर करने लगे, जिससे नताशा और लक्ष्मी दोनों ही चिढ़ गईं। और खाना खाने के कुछ देर बाद वो दोनों एक साथ जब आई तो बोली, गौरी भाभी, ये लक्ष्मी खुद को आखिर समझती क्या है? अरे ऐसे देवी सी बनकर आई है और रसोई में माँ जी की पसंद का खाना बना दिया, तो क्या वो ज्यादा महान हो गई? मेरे तो इन लोगों की बातें समझ में ही नहीं आती। सही कहा, हम लोग अपनी पसंद के कपड़े पहनते भी हैं, तो इससे इन सभी को क्या दिक्कत है? खैर जाने तो नताशा, हम क्यों इतना ज्यादा टेंशन लें? अगर वो ज्यादा माँ जी की भली बन रही है तो बनने दो। वैसे भी माँ जी उसको कुछ देने वाली तो है नहीं। गौरी की बात को सुनकर नताशा ने भी गर्दन हिला दी। सभी मेहमानों ने बिना थके लक्ष्मी की तारीफ की और उसे खूब शगुन भी दिया, जिसके बाद सभी लोग चले गए। ऐसे ही रोजाना सिलसिला जारी था। दोनों बड़ी बहुएं नताशा और गौरी अब घर का कोई काम नहीं देखती थी और न ही वो पुश्तैनी तरीके से रहती थी। ऐसे ही आज के दिन सभी टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी, अरे गौरी, आज का खाना किसने बनाया है? लक्ष्मी भाभी ने। भैया नताशा, तुम खाना क्यों नहीं बनाती हो? आपको खाने को तो मिल रहा है ना, तो बस खा लीजिए। अब ये सवाल कैसे? बहू, ये कैसा तरीका है अपने पति से बात करने का? और तुम दोनों बहुएं घर में ये किस तरह के कपड़े पहनती हो? शालिनी, तुम्हें घर की बहुएं दिखाई नहीं देती हैं क्या? अजी वो क्या वो? बहुओं पर ध्यान रखा करो। पुश्तैनी परिवार की ये शान नहीं है कि घर की बहुएं पैर पसारे बैठी रहे और ऐसे हमारे संस्कारों के खिलाफ वाले कपड़े पहने। समझ में आया? लक्ष्मी बहू तो कभी ऐसे नहीं करती। मैं तो जब भी देखता हूँ लक्ष्मी बहू किसी न किसी काम में लगी रहती है। सुनो तुम दोनों, अपनी देवरानी से कुछ सीखो, इसकी तरह रहा करो। अमरीश नताशा और गौरी को समझा रहा था, लेकिन वो उसकी बात को समझी नहीं, बल्कि उसकी बातों को उल्टा ले गई और अमरीश से बोली, बाबा बस कीजिए, आप सभी को ये गरीब घर से आई हुई 2 कौड़ी की लड़की ही प्यारी है। ये संस्कारी बनने का दिखावा क्या कर रही है? आप सभी तो बस इसके ही गुणगान किए जा रहे हो। सही कहा नताशा ने, जब देखो बस इस गरीब जादी के ही गुणगान कर रहा है हर कोई। जाइए, हमें नहीं खाना है ये खाना वाना। गौरी और नताशा दोनों ही गुस्से में अपने कमरे में चली गई। देख लिया जी आपने खुद अपनी आंखों से, इन दोनों को काबू में रखना आसान नहीं है। ये शहर की लड़कियां हैं जो ऐसे काबू में नहीं आती। शालिनी की बात को सुनकर अमरीश बस चुप हो गया। वो खुद अपनी आंखों से अपनी शहरी बहुओं के नखरों को देख चुका था। ऐसे ही कुछ दिन और बीते। दोनों बहुओं की नफरत लक्ष्मी को लेकर बढ़ने पर थी।
जिसके चलते उन दोनों ने उससे बात तक करना छोड़ दिया था। सावन का महीना लग चुका था। ऐसे में आज के दिन लक्ष्मी नताशा और गौरी के पास आई। भाभी, आज मैं लौकी के कोफ्ते बनाने को सोच रही हूँ। सावन का महीना है, ऐसे में वो अच्छी भी लगेंगे। हमारे से तुम चाहे जहर बना दो और सबको खिला दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। और आइंदा हमसे बात ना करना। क्या हुआ? क्या बात है जो आप दोनों मुझसे नाराज हो? ज्यादा सीधी मत बनो, तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारी क्या गलती है। लक्ष्मी बहू, ओ लक्ष्मी। जी माँ जी, आई। जाओ, तुम्हें तुम्हारी हिमायत बुला रही है। नताशा और गौरी को अपनी सास का लक्ष्मी को बुलाना भी खल रहा था। लक्ष्मी शालिनी की बात सुनकर नीचे गई और बहू, तुझे कोई काम तो नहीं है ना? नहीं माँ जी, कोई काम नहीं, आप बताएं। कुछ नहीं, बस मैं क्या सोच रही थी कि तेरी ससुराल में पहला सावन आया। ऐसा पावन महीना पूरे साल में कोई नहीं होता, तो मैं सोच रही थी कि तेरी सावन की पूजा रखवाऊं। चल, मैंने सोच लिया है कि कल तेरी सावन की पूजा होगी और परसों सावन का झूला। आजा, मैं तुझे उसके लिए सामान दिलवाने चलती हूँ। माँ जी, कल? क्यों, कल नहीं? कोई दिक्कत है क्या? नहीं, आपको जब रखनी हो आप तब रख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं तो सोच रही थी कि अचानक मेरे लिए इतना कुछ। पुश्तैनी ससुराल की राजकुमारियां सब संभाल लेती हैं, ऐसे घबराती नहीं है। चल, मैं तुझे शॉपिंग करा के लाती हूँ। शालिनी ऐसे बोलकर लक्ष्मी को अपने साथ ले गई और दोनों मॉल से सामान खरीदने लगी। सबसे पहले शालिनी लक्ष्मी को सुनार की दुकान में लेकर गई, जहाँ से उसने उसे गोल्ड की ज्वेलरी दिलवाई। अरे वाह बहू, देख ये डिजाइन अच्छा है, कल की पूजा में तू यही हार पहनना। माँ जी, इतनी महंगी ज्वेलरी लेने की क्या जरूरत है? थोड़ी सस्ती भी चल जाएगी। नहीं चलेगी, क्योंकि ये मेरी बहू पहनेगी और मेरी बहू पुश्तैनी परिवार की बहू है, समझ आया? शालिनी की बात पर लक्ष्मी बस मुस्कुरा दी। एक तरफ शालिनी लक्ष्मी को कपड़ों से लेकर ज्वेलरी, जूते, चप्पल सब दिलवा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ जानती हो भाभी, माँ जी कहाँ गई हैं? अपनी चहीती को सावन की पूजा का सामान दिलवाने। सच में माँ जी ने आज साबित कर दिया कि वो हमसे और लक्ष्मी से कितना भेदभाव रखती हैं। सही कहा। वैसे हमें क्या, दिलवाओ उसे ही सामान और करवाओ उसकी पूजा, हमें फर्क नहीं पड़ता। नताशा और गौरी ऐसे ही घर में किलस रही थी, जबकि लक्ष्मी आराम से शॉपिंग कर रही थी। थोड़ी देर में लक्ष्मी शॉपिंग करके लौट आई, जिसका सामान तक नताशा और गौरी ने देखना जरूरी नहीं समझा। देखते ही देखते अगला दिन भी निकल आया और आज लक्ष्मी के लिए पुश्तैनी हवेली में सावन की पूजा रखी गई थी। सुबह से ही पूजा की तैयारी हो रही थी। माँ जी, आपने पूजा के प्रसाद के लिए हलवा और पूरी बनाने को बोला था, मैंने बना दी। अब क्या मैं जाकर पूजा के लिए तैयार हो जाऊँ? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। तुम दोनों क्या घर में सभी का मुंह देखने के लिए आई हो? जाओ, जाकर तुम भी पूजा के लिए तैयार हो। बिल्कुल भी नहीं, न हम इस सावन की पूजा का हिस्सा हैं और ना हम बनना चाहते हैं। हम तैयार नहीं होंगे माँ जी। ठीक है, मत हो तैयार। वैसे भी तुम दोनों ने आज तक मेरी बेइज्जती करवाने के अलावा किया ही क्या है? शालिनी ऐसे बोलकर पूजा की तैयारियों में ही लग गई। सारे घर को केसरिया रंग के गेंदे के फूलों से सजाया गया। ऐसे ही पुश्तैनी सजावट हुई और मेहमान भी आना शुरू हो गए। कुछ ही देर में पूरा घर मेहमानों से भर गया और वाह, आज तो हवेली में अलग ही रौनक है शालिनी जी। ऐसी पूजा तो आपके राज में कभी नहीं हुई। ना कभी हवेली में ऐसी बहू आई और ना ही ऐसी पूजा हुई। और देखना इस हवेली का इतिहास रहेगा कि सावन की पूजा तो कभी शालिनी ने करवाई थी। भाई वाह शालिनी, तेरी बहू तो बिल्कुल अप्सरा लग रही है। बहू, हाय, बस किसी की नजर ना लगे। नमस्ते माँ जी, और आप सभी को भी। सभी लोग लक्ष्मी को देखकर चौंक गए, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। लक्ष्मी ने पुश्तैनी तरीके से कपड़े पहने थे, ऊपर से सोने की ढेर सारी ज्वेलरी उसके रूप को और भी ज्यादा खिला रही थी। अब हम किसकी पूजा करें? माता रानी की या तेरी इस देवी स्वरूप बहू की? शालिनी, तेरे घर की दो बहुएं जब आई तो हमें लगा अब तेरे परिवार की पुश्तैनी परंपराएं जिंदा नहीं रहेंगी, लेकिन जब लक्ष्मी आई तो अब लगता है कि सब ठीक है। ऐसे ही थोड़े ही मिट जाएगा मेरे पुश्तैनी घराने का नाम। अच्छा चलो, अब सभी पूजा कर ले, मुहूर्त निकला जा रहा है। शालिनी के बोलने पर सभी ने लक्ष्मी को आगे कर दिया, जिसके बाद लक्ष्मी ने अपनी मधुर आवाज में भजन गाते हुए पूजा की और फिर सभी का मन खुश किया। नताशा और गौरी अपने कमरों की खिड़की से सब देखकर जल रही थी, लेकिन वो बाहर नहीं आई। ऐसे ही पूजा का दिन खत्म हुआ और आज के दिन सावन के झूले झूलने का दिन था। सुबह से ही शालिनी पेड़ की डाल पर झूला डालकर अपने घर की बहू लक्ष्मी को सावन का झूला झुलाने की तैयारी कर रही थी। हाँ भैया, बस ज्यादा ऊंचा नहीं, इतना ऊंचा डालो कि बहू आराम से बैठ जाए और इस पर फूलों की माला भी लपेट देना। हाँ भैया, इनकी चहीती को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम दोनों? हाँ, हम दोनों। ऐसे चौंक क्यों रही हो? क्या काम है?
वाह माँ जी वाह, आपके दोगलेपन के भी क्या कहने, कभी हमारे लिए तो आपने ऐसे इंतजाम किए नहीं। हाँ नहीं किए, और कभी उम्मीद भी मत रखना कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा कुछ करूंगी, समझ आया? जो जैसा देता है ना वो वैसा ही लेता है, इसीलिए मैं कैच गलत नहीं कर रही हूँ। तुमने कभी मेरे पुश्तैनी घराने को कुछ नहीं समझा, कभी मेरी बात को वैल्यू नहीं दी, तो मैं तुम्हें क्यों वैल्यू दूं? क्यों सोचूं तुम्हारे बारे में? जाओ अपने कमरे में जाओ, मुझसे फालतू बात मत करना, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। शालिनी की बात को सुनकर गौरी और नताशा कुछ नहीं बोली और अपने कमरों में चली गई। सावन का झूला झूलने के लिए लक्ष्मी अपने कमरे में मेकअप आर्टिस्ट से तैयार हो रही थी। कुछ ही देर में वो तैयार हो गई और शालिनी ने उसे नीचे बुलाया। मेहमान भी आ चुके थे। हाय कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहू, बिल्कुल किसी परी की तरह। ये फूलों के जेवर तो तेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। शालिनी बहन कब तक यूं ही तारीफ करती रहोगी? तुम्हारी बहू तो अच्छी ही लगती है। अब जल्दी से इसको झूले पर बैठाओ और सावन के झूले झुलाओ। जरूर जरूर, आ जाओ भाभी। मोहिनी के बुलाने पर लक्ष्मी झूले पर बैठ गई। लक्ष्मी ने शिफॉन का अप्सराओं जैसा लहंगा पहना हुआ था। उसके ऊपर लहंगे की कोटी और दुपट्टे को उसने साड़ी के पल्ले की तरह डाला हुआ था, जो झूले पर बैठने से काफी नीचे गिर गया। साथ ही उसने अपने सिर और शरीर पर फूलों के जेवर भी पहने हुए थे, जिससे लक्ष्मी बिल्कुल एक परी की तरह लग रही थी। मैं बैठ गई। ठीक है भाभी, मैं झुलाती हूँ आपको। मोहिनी पीछे से लक्ष्मी को धक्का लगाने लगी। पास में ही एक कैमरामैन था जो मोहिनी की झूलते हुए वीडियो बना रहा था, और वहीं पर शालिनी भी खड़ी थी, जो ये नजारा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। हाय नजर ना लगे। शालिनी लक्ष्मी को देखकर फूले नहीं समा रही थी। लक्ष्मी का पल्लू झूलने से हवा में लहरा रहा था, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। लक्ष्मी तो झूले पर बैठकर खुश थी, लेकिन वहीं नताशा और गौरी भी ये सब देखकर गार्डन में आ गईं। और काश कि हम माँ जी की बात मान लेते तो आज लक्ष्मी की जगह यही मोमेंट हमारे नसीब में होता। सही कहा। नताशा और गौरी ये सब देखकर उदास थी। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो दोनों वहां से अपने कमरे में गईं और वहां से अपनी मॉडर्न ड्रेस को बदलकर वो साड़ी को पहनाई। और अभी लक्ष्मी झूल ही रही थी कि तभी गौरी पीछे से बोली, माँ जी हम भी तो आपकी बहुएं हैं, हमें झूला नहीं झुलाएंगी? गौरी की बात पर शालिनी उन्हें बस ऐसे ही देखने लगी कि तभी लक्ष्मी बोली, क्यों नहीं झुलाएंगे? आओ भाभी, अब आपकी बारी है। लक्ष्मी ऐसे बोलकर झूले से उतर गई। अपने इतने बुरे बर्ताव के बाद भी लक्ष्मी को अपने साथ इतना अच्छा सलूक करते देख गौरी और नताशा की आंखें भर गईं। अब उन्हें एहसास हो गया था कि गलत वो ही थी। नताशा और गौरी दोनों को लक्ष्मी ने अपने हाथों से झूला झुलाया और इसी सावन के साथ सभी के दिल मिल गए। अब तीनों बहुएं मिलकर अपना घर संभालती थीं, साथ खाना बनाती, और अब नताशा और गौरी ने अपना पहनावा भी बदल लिया था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।